आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है ये पास किए गए हैं वो किसानों के लिए बहुत फेवर में है, मतलब उनके लिए अच्छे। बिल्कुल जी फेवर में। अगर आप देखिए किसान जब खुद ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो फिर आप कैसे कह सकते हो? आप वो बोल रहे हो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है। उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में कुछ तो पता होगा, इतने टाइम से वो किसानी कर रहे हैं। ये तो आपको लगता है किसानों के फेवर में कानून है? अगर फेवर में होते तो किसान उन्हें एक्सेप्ट ना करते। अगर फेवर में होते तो शायद इतने महीने वो ना बैठते। तो इन्होंने कहा कि सरकार से बात की, उनको अच्छे से बात करनी चाहिए। सरकार ने तो जनवरी के बाद टेबल टॉक्स ही बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ज़िद है, सरकार की जो पूंजीपतियों के हाथ में जो देने की देश को जो उनकी चल रही है कॉन्स्पिरेसी, वो उसका एक स्टेप है। शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। नेशनल मीडिया बोल रहा है आतंकवादी है, गुंडे हैं, मवाली हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, प्रोपेगेंडा तो इस मोदी सरकार का और ये बीजेपी सरकार का चलाना है तो कि जो भी सरकार के अगेंस्ट बोलेगा उनको एंटी नेशनलिस्ट, उनको टेररिस्ट, उनको आतंकवादी का जो वो थब्बा लगा देते हैं। आतंकवादी हमें बोल रहे हैं, लखीमपुर का सबको पता है। आप किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हो, वो आतंकवाद नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस किसान मोर्चे में क्या चाहते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो, अगर इन तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि किसान मोर्चे में किसान क्या चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हुई। सीधी सीधी बात है, तीनों कानून वापस चाहिए। लॉ है, उसमें एक बात है कि अगर किसी किसान को प्रॉब्लम आएगी तो एसडीएम के पास जाएगा। बट अभी हमने पीछे देखा था करनाल में एसडीएम क्या बोल रहा था कि ये किसान है, इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब बता दीजिए, किसान आतंकवादी है कि ये सरकारी आतंकवादी है? यहाँ पे पता लग रहा है शरेआम कि ये सारा जो सरकार का फेलियर है। गवर्नमेंट ने कह ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं बनना, कभी जाखड़ कहना मैं बनना। लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन, सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसको लेकर और पंजाब में नया सीएम कौन बनेगा, इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल के कुछ नौजवान जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लंबे समय से जो है किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, आंदोलन जो सभी जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, जो आंदोलन चल रहा है बेसिकली इसके पीछे जो पीछे वजह है वो ये है कि जो 3 जो कानून सरकार ने बनाए हैं जो इन दी फेवर ऑफ दी जो फार्मर्स के लिए बनाए हुए हैं। तो बेसिकली उनका जो पर्पस था, जो लॉज थे उनके, कि किसानों की एम्पावरमेंट करना। जैसे कि तीनों का, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, चाहे वो एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एक्ट है, चाहे कोई भी एक्ट है, तो उनका मेन जो फोकस था कि वो जो किसानों को आज आज़ादी से लेकर अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी तो उनको बेसिकली डील करना था। तो बड़े ही अच्छे कानून हैं और कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं हमारे इस देश में वो उसको थोड़ा सा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जिस मुहिम पे अभी ये चल रहा है आंदोलन पूरा, आई थिंक ये एक कॉन्स्पिरेंसी है उन लोगों की कि वो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहते, हमारे देश को खुशहाल नहीं देखना चाहते। तो इसके पीछे जो कारण है सारा, आई थिंक ये मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है ये पास किए गए हैं वो किसानों के लिए बहुत फेवर में है, मतलब उनके लिए अच्छे हैं। बिल्कुल जी फेवर में। अगर आप देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, पहले जो किसान थे, आज से पहले अगर हम देखें 1968 से पहले, तो क्या होता था कि लोग जो ये कहते थे कि हम ये स्टॉक करना चाहिए, कि हमें थोड़ी परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर महंगाई होती है तो इन चीज़ों के कारण अगर हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हम लोगों को, ये जो ब्रोकर होते हैं, जो लोग स्टोर करते हैं बेसिकली चीज़ें, तो उनको अगर ज़रूरत पड़े तो एक किसान को अगर हम बता दें कि अगर आप इतना स्टॉक कर सकते हो तो उनके लिए बेनिफिशियल है ये चीज़। ये नहीं है कि अगर आप, सरकार ने ये भी लिमिट तय की हुई है। भाई मेरी बात सुनो, किसान जब खुद ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो फिर आप कैसे कह सकते हो? आप वो बोल रहे हो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में कुछ तो पता होगा, इतने टाइम से वो किसानी कर रहे हैं। जब वो खुद ही नहीं चाहते कि हमें जो ये कानून है वो पास किए जाएँ, तो फिर ज़बरदस्ती कैसे हम उस पर वो कर? ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं है जी। सरकार ने उनको इतनी, आई थिंक 10 और 12 मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं इसके रिगार्डिंग, और कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा अभी तक? बताइए। अगर सरकार कह रही है कि आप जो दिक्कतें आपको आ रही है बताइए, हमें रिटर्न में दीजिए, हम उनको सॉल्व करने को तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि
इन चीज़ों को हम पोस्टपोन कर दें। सरकार ने ये भी प्रपोजल दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि 2 साल के लिए 3 साल आप बैठ के डिबेट कर लो अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हो कि जो जो चीज़ें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, तो आराम से वो चीज़ें हो सकती हैं। पर ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जो फंडिंग फॉरेन फंडिंग हो रही है, जो ये सब जो कांड हो रहे हैं ये सिंगू बॉर्डर पे, सब क्यों हो रहे हैं ये सब चीज़ें? देश में एक अनार्की का माहौल जो बनाया जा रहा है, ये सब कुछ ऐसे तत्व हमारे देश में बैठे हुए हैं जो हमारे देश को खुशहाल नहीं देखना चाहते। मैं अगेन यही बात कहूँगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो किसान अगर चाहते हैं कि इस चीज़ का जो सोल्यूशन होना चाहिए, तो सरकार के साथ बैठ के अच्छे से डील करें और हो जाएगा सोल्यूशन। राहुल, इनका कहना है कि जो ये कानून है वो बिल्कुल किसानों के फेवर में है, ठीक है, तो लेकिन किसान खुद ही ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आपको लगता है किसानों के फेवर में कानून है? अगर फेवर में होते तो किसान उन्हें एक्सेप्ट ना करते? अगर फेवर में होते तो शायद इतने महीने वो ना बैठते। तो वहाँ जाने की, किसी को अपने घर से बाहर जाके बैठना अच्छा नहीं लगता, अपने परिवार को छोड़ के बैठना अच्छा नहीं लगता, अपने त्योहारों को छोड़ के बाहर बैठ के अच्छा नहीं लगता। कितने 100 की गिनती, कितने हज़ार 500-700 की गिनती में किसान शहीद हो गए। किसी को अपना बेटा मरवाना अच्छा नहीं लगता, किसी को अपना भाई मरवाना अच्छा नहीं लगता। इन्होंने कहा कि सरकार से बात की, उनको अच्छे से बात करनी चाहिए। सरकार ने तो जनवरी के बाद टेबल टॉक्स ही बंद कर दी हैं। इतनी बार किसानों ने मीटिंग कर ली है। तो ये मेरे ख्याल से पूरी विश्व को, पूरे देश को, पहले तो देश को पता था कि ये किसानों के अगेंस्ट, अब तो पूरे वर्ल्ड में ये देखो बाहर से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ज़िद है, सरकार की जो पूंजीपतियों के हाथ में जो देने की देश को जो उनकी चल रही है कॉन्स्पिरेसी, वो उसका एक स्टेप है, वो उसको पूरा करना चाहती है। लेकिन किसान भी पूरी तरह से डटे हुए हैं और जो देश की जनता है वो भी पूरी तरह से डटी हुई है। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, ना वो वापस यहाँ वहाँ से वापस जाएंगे और ना सरकार उनको वापस भेज सकती है। राहुल, किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं, उसके बाद बोल दिया जाता है आतंकवादी है, नेशनल मीडिया बोल रहा है आतंकवादी है, गुंडे हैं, मवाली हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, प्रोपेगेंडा तो इस मोदी सरकार का और ये बीजेपी सरकार का चलाना, ये तो गोदी मीडिया के थ्रू, ये तो उनका शुरू से है कि जो भी सरकार के अगेंस्ट बोलेगा उनको एंटी नेशनलिस्ट, उनको टेररिस्ट, उनको आतंकवादी का जो वो थब्बा लगा देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, NCA के खिलाफ आंदोलन हुए तब भी हुआ, JNU में हुआ तब भी उनको लगा दिया गया, अब किसान आंदोलन है उनको लगा दिया गया। जो जो इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलेगा, जो जो इनमें कमी और खामियां निकालेगा, वो एंटी नेशनलिस्ट है। वो तो बीजेपी सरकार ने पहले से तय कर दिया है। लेकिन जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है वो ये बीजेपी या कोई सरकार देने की हकदार नहीं है। माधव, जो ये बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के फेवर में ही सोच रही है ना, और ये बता रहे हैं कि सरकार ने जनवरी के बाद बात करना ही बंद कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं तो ये कहूँगा कि आपने मेरे लिए कोई काम किया, मुझे ही पसंद नहीं आया, तो वो काम क्या बिल्कुल सही है। और जहाँ तक मैंने बात सुनी उनकी, उन्होंने कहा कि जो टेबल टॉक्स थी, जो एक टाइम था जब तोमर जी के साथ फार्म लीडर्स की बात हुई थी, वो ऑन रिकॉर्डिंग हुई थी। पर जब वो बाहर आए हैं, वो रिकॉर्डिंग किसी को शो नहीं करी कभी। वो कहते कि उन्होंने बना दिया था कि ये इलॉजिकल है, जो हमारी टॉक हुई है इलॉजिकल है। क्यों है? अगर आप उनको रिकॉर्डिंग को शो करोगे तो आपको पता लगेगा ना वहाँ पे जो फार्म लीडर्स की बात हुई है वो क्या लॉजिकल थी। जब आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा। ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, किसी को अपना बेटा मरवाना पसंद नहीं, कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं है, तभी वो बैठे हुए हैं। देखो जी, किसी को भी नहीं पसंद। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक गवर्नमेंट जो है ये वो चाहती है कि हमारे देश के किसान ऐसे एक जगह पे बैठ के ऐसे शहीद हों, मैं कहूँ कि उनके बेटे शहीद हों, ऐसा कोई भी नहीं चाहता इस दुनिया क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट चल रही है। यहाँ पे कोई नारकी तो है नहीं, हमारा देश कोई हिपोक्रेसी तो ऐसी तो चल नहीं रहा कुछ। गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है पूरे इंडिया में। तो ये देखिए ना, अगर जैसे राहुल जी ने अभी बात की कि ये सरकार जो है चाहती नहीं है, खुद नहीं चाहती। तो बात पता क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आई थिंक महीने से मैं देख रहा हूँ, ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आपको जुडिशरी पे यकीन ही नहीं है तो फिर हम कैसे मसले हल करें। अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो आप फिर, अगर हम पे यकीन कर लो, फिर धरना उठा दो। वो धरना भी लगा हुआ है, केस भी चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ भी टॉक हो रही है। ऐसे नहीं चलता काम। सरकार चाहती होती, वो इतने टाइम से बैठे हो, तब तक उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया, तो क्यों कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रही? बोल रहे कि बात करना बिल्कुल बंद नहीं किया। मैं और रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, ये बार बार प्रपोजल जाता है सिंगू बॉर्डर पे, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है उनको ये बार बार प्रपोजल सरकार अभी भी दे रही है। अभी भी आप अगर चाहें वो टॉक कर सकते हैं, बिल्कुल टॉक कर सकते हैं। और बाकी सुप्रीम कोर्ट को मैं दोबारा कोर्ट करूँगा, उनका कल फैसला जो आने वाला है इसके रिगार्डिंग संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर दोबारा कॉल दी है कि दिल्ली में जाके वो वहाँ पे धरना करेंगे कि जो भी अगर फैसला नहीं फेवर में आता तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हायर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वो आपको फैसला दे रही है, अगर उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ का एमिकेबल सोल्यूशन जो है करवा के देंगे आपको, तो उन पर यकीन करना चाहिए कम से कम हमारी जुडिशरी। तक इंतजार करेंगे? देखिए, ये अभी मैं नहीं बता सकता कब तक इंतजार, क्योंकि दोनों पार्टीज़ हैं। एक जब तक एमिकेबल सोल्यूशन नहीं होता, अगर देखिए ना, अगर किसान नहीं मानते तो गवर्नमेंट चाहती है कि किसान जो है एक अच्छा प्रपोजल, अगर हम
किसान अगर गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है, अगर मान लो कि अगर आप गवर्नमेंट आपको कह रही है कि हम आपका सोल्यूशन करने को तैयार, आप बताइए तो सही हमें आप चाहते क्या हैं। सरकार ने कहा कि हम ये बिल जो है पोस्टपोन कर देंगे, अगर जो भी आप इसमें अमेंडमेंट्स चाहते हैं हम कर देंगे आपको। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस किसान मोर्चे में क्या चाहते हैं अभी इसके रिगार्डिंग। राहुल क्या चाहते हैं किसान? देखो, अगर इन तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि किसान मोर्चे में किसान क्या चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होगी। सीधी सीधी बात है, तीनों कानून वापस चाहिए, ठीक है। अगर वो अमेंडमेंट चाहते होते तो वो पहले ही करा लेते, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की खोटी नीत है, कहीं ना कहीं जो किसानों की ज़मीनें हड़पने की जो नीत है वो कहीं ना कहीं बरकरार है सरकार की। पूंजीपतियों के हाथ में देश को देना है, दे दिया है। एयर इंडिया बेच दी है, देश के और जो संसाधन है वो बेच दिए हैं। अब जो किसानी है जो सरकार के हाथ में अगर पहले होती तो पहले ही दे देते। अब ये इन्होंने किसी ना किसी तरीके से किसानों से छीन को उनको देनी है। सो बात की मेरे भाई ने सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को भी कई बार फटकार लगाई कि आप इसका सलूशन निकालिए, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। सो ये तो अब मुद्दे से डिविएट करने की चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट ये वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। किसानों के ख़िलाफ़ या किसानों की ज़मीनों पे जो इनकी नज़र है उनके ख़िलाफ़ ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है, और किसान वहाँ पे पूरे डटे हुए हैं। इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली, बहुत इन्फिल्ट्रेशंस वहाँ करवा के देख ली, और जो धरने काफ़ी मोड़ उतराव चढ़ाव धरने में आए, लेकिन जो बेसिक उनका जो मोटिव है धरने का, जो बेसिक किसानों का मोटिव है, जो बेसिक नॉर्मल जनता का मोटिव है, वो अभी भी क्लियर है कि तीनों के तीनों फार्म लॉज वो वापिस ले सरकार, और तभी हम यहाँ से जाएंगे। आपको लगता है कि सरकार जो है उनके बारे में जनता को पता चल चुका है, और जो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो सरकार के अंडर काम करते हैं, उन्हीं के कहने पे चल? देखिए, मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई गोदी मीडिया है या कोई चमचा मीडिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले राहुल जी का मैं जवाब दे दूं कि एयर इंडिया जो उन्होंने बोला कि प्राइवेटाइज़ कर दिया, तो प्राइवेटाइज कुछ नहीं हुआ। जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है, अगर इन्होंने थोड़ा रेवेन्यू पढ़ा होगा, थोड़ी इकोनॉमी बड़ी होगी, तो उनको पता होगा इन चीज़ों का कि ये सब चीज़ें होती हैं। ये गवर्नमेंट जो है सरकार इस देश के हित में लेती है। अगर वो कोई चीज़ है वो घाटे में चल रही है, तो अगर आप उसको प्राइवेटाइज़ करके अगर आप किसी को दे रहे हो, अगर वो कंपनी जो जिसके पास से पहले थी टाटा, तो उसको अगर वापस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, अगर ये जो पैसा आया है ये वेलफेयर में लगेगा। अब जैसे इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उनको भी डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी घाटे में चल रही थी पहले, तो उसको सात कंपनियों में डिवाइड करके एज ए जो रेवेन्यू उनका बांट दिया गया है। तो इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ इन दी पीपल। सो मैं ये चाहता हूँ बेसिकली कि इनको थोड़ा सा पहले समझना चाहिए कि अगर सिर्फ इनका अगर ये काम नहीं कि सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करना है, जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको सराहना भी चाहिए। बाकी आपने बात की कि क्यों नहीं हो रहा सोल्यूशन अभी तक, तो सोल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दोनों साइडों से अप्रोच नहीं है प्रॉपर। गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है, किसान अप्रोच नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से। किसान खुद बात करना चाहते हैं, खुद सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। कौन चाहेगा कि इतने लंबे समय से वो बैठे हैं, वो आगे भी बैठे रहे, उनका भी घर बार है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट भी चाहती है, किसान भी चाहते हैं, तो फिर इंटरमीडिएट कौन है जो ये नहीं होने दे? गवर्नमेंट चाहती है तो क्यों नहीं बात करती? हाँ, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना। अभी ये जैसे जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुए सिंगू बॉर्डर पे, अभी जैसे एक दलित की हत्या हुई है वहाँ पे, उससे पहले रेप भी हुए हैं वहाँ पे, तो ये सब क्या हो रहा है वहाँ पे? अगर किसानी आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों का क्या है वहाँ पे बेनिफिट? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होंगी, देश में एक ऐसा माहौल बनेगा, डर का माहौल, कि जो मिनोरिटीज़ हैं इस देश में वो डर रही हैं कि क्या हो रहा है। अगर पंजाब में जो मिनोरिटीज़ है वो डर रही हैं कि हमारे साथ क्या होगा, कहीं 1984 दोबारा ना आ जाए इस पंजाब में। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। किसानी आंदोलन भी किसानी आंदोलन नहीं रह चुका, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, वो एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जो लोगों में भय का माहौल जो बना रहा है। भय का माहौल किस तरीके से आप कहना चाहोगे? मैं ये आप देख रहे हैं सामने जो हो रहा है अभी, जैसे हत्या हुई है वहाँ पे, जैसे पहले रेप हो रहे हैं वहाँ पे, अभी लोग कह रहे हैं कि घरों से निकाल के मारेंगे, तो किन को निकाल के मारेंगे? राहुल, ये रेप की बात कर रहे हैं, ये वो दलित की हत्या की बात कर रहे हैं, किसान ये काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि किसान ये काम कर रहे होंगे? देखिए, जो इन्होंने ये नहीं लगता कि ये सिर्फ किसानी मोर्चे को, आपको लगता है कि किसान मोर्चे को बदनाम करने की कोशिश? देखिए, जो जिस घटनाओं की ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल दोनों पे रोज़ नए कोई ना कोई इन मुद्दों पे रोज़ कहीं ना कोई नई बात निकलती है। तो ये जांच के मुद्दे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस पर जांच करे। मैं नहीं कहता जो किसी का रेप हुआ या उसको कोई फेवरेबल नहीं ले रहा, बट ये दोनों जाँच के मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को फोकस, इन मुद्दों पर दे के जो मेन फोकस है उससे सरकार क्यों डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है? ये आंदोलन शुरू किसके लिए हुआ था? किसान, तीनों कानूनों के लिए हुआ था। तो उस मुद्दे से
डिस्ट्रैक्ट होके आप किसानों से बात नहीं कर रहे, आप मुद्दों को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, आप किसी को अप्रोच नहीं कर रहे। बट दूसरी तरफ देखिए, गोदी मीडिया कभी ये नहीं बताएगी कि इतने महीने किसानों को बैठे हो गए, इतनी डेथ होगी। गोदी मीडिया ये ज़रूर बताएगी कि हाँ यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, वो जांच के विषय, जो गलत हुआ उसको मैं ये नहीं कहता, उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए सरकार के द्वारा प्रॉपर। लेकिन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सरकार की यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन को कैसे ना कैसे हम इसको बिखेर दें और जो किसानों का जो मेन मोटिव है उससे हम इनको डीरेल करें। जिस तरह से कार्तिक कह रहे हैं, आपको लगता है कि किसान आंदोलन को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, सरकार मुद्दों से भटका रही है और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश? बिल्कुल, ये किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। अब मैं एक बात करना चाहूँ अगर, तो हम पता है कि जो लॉ है उसमें एक बात है कि अगर किसी किसान को प्रॉब्लम आएगी तो एसडीएम के पास जाएगा, वहाँ एक प्रॉपर मीटिंग होएगी। बट अभी हमने पीछे देखा था करनाल में एसडीएम क्या बोल रहा था। एक ये एसडीएम की वर्डिंग थी जो बहुत ज़्यादा लीक हुई थी ये वीडियो, कि ये किसान है, इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब बता दीजिए, किसान आतंकवादी है कि ये सरकारी आतंकवादी है? यहाँ पे पता लग रहा है शरेआम कि ये सारा जो सरकार का फेलियर है, ये अपने जो कह सकते हैं कि गलतियों को छुपाने के लिए आज ये हमारे यहाँ पे 1 साल से किसान बैठे हैं, उनको दबा रहे हैं और कुछ नहीं है। आतंकवादी हमें बोल रहे हैं, जो वहाँ बैठे हैं, जो इनके साथ लगे हुए हैं, इनके पीछे लगे हुए हैं, वो क्या है? वो आतंकवादी नहीं है। लखीमपुर का सबको पता है। तो ये आतंकवाद नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है। आप किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हो, वो आतंकवाद नहीं है। क्या है वो फिर? बड़े मीडिया, बड़े चैनलों की बात करें, नेशनल मीडिया की बात करें, वहाँ पर किसान नेता आके डिबेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो किसान नेता जो है वो सारे यही चाहते हैं कि इन 3 कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि किसान नेता वो खुद की तरफ से रखे गए हैं? क्योंकि जब हम सिंगू बॉर्डर पर गए थे, वहाँ पर जो किसान थे उनसे जब हमने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि नेशनल मीडिया पता नहीं कहाँ से किसान नेता उठा कर लेकर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम में से उनमें से तो कोई है नहीं। नहीं, ये तो देखिए उनका विषय है ना। अभी ये बताइए ना, अभी संयुक्त किसान मोर्चा इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ फार्मर्स। उनको पता है कि किन को रिप्रेजेंटेट भेजना है मीडिया के सामने, किन को नहीं भेजना है। तो अगर आप जैसे बात करें कि फेक, आपका मतलब ये होगा कि फेक बीजेपी के कुछ वर्कर्स हैं जो वो जा रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और दोबारा मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि किसान जो हमारी गवर्नमेंट है फेवर में है किसानों के, बिल्कुल। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही इस देश में कि किसानों को जो है कोई ऐसा डिमोरलाइज़ करने की कोई बात हो रही है, या उनको कोई बेनिफिट नहीं देने की बात हो रही है। तो उनको सिर्फ गवर्नमेंट का जो मंशा है वो यही है कि जो इतने सालों से आज़ादी के बाद, क्योंकि हमारा प्राइम मूविंग फोर्स क्या है, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इस कंट्री की है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है हमारी 17% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, और 49% जो पीपल है हमारे देश के वो इसमें एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में। तो इसको ख़त्म करने की तो बात ही नहीं है। अगर एग्रीकल्चर को ख़त्म करेंगे तो ये देश ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो बात बिल्कुल निराधार है, वो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खिलाफ नहीं है एग्रीकल्चर के, और किसानों के हित में है जो फैसले हैं। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट के साथ जाके सोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल तरीके से हो सकता है। इसमें कोई भी मंशा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसानों को नहीं ये फेवर में लाने चाहिए बिल। कार्तिक, किसानों का कहना है कि जो हम अनाज वगैरह बेचेंगे वो हम अपने तरीके से बेचेंगे, लेकिन जो मोदी सरकार चाहती है वो अंबानी अंडानी को बेचना चाहती है। कल को अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो अंबानी अंडानी उसको भी नहीं देगी। किसने कहा? अगर बिल में ऐसा लिखा है तो मुझे बताइए आप, किसने कहा कि अब मंडियाँ, ये तो एक परसेप्शन बनी हुई है ना किसानों की कि अगर ये बिल एप्लीकेबल हो गया तो कल को मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा बिल में लिखा तो नहीं हुआ। वो लिख के भी तो नहीं दे रहे ना, वो बोल तो रहे हैं लिखित में कि एमएसपी को लागू कर दिया जाए, हमें लिख के दे। गवर्नमेंट ने कहा है हम लिख के देते हैं आपको कि हम एमएसपी हम देंगे आपको, गारंटी एमएसपी देंगे। उन्होंने, आपको लगता है गवर्नमेंट ने कहा है कि एमएसपी अगर वो लिख के देना चाहते होते तो वो कब के देते? आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो कहीं ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये कह रहे हैं। अगर ऑफिशियल कहीं इस चीज़ की कोई पुष्टि है तो ये कर दें। लेकिन बात फिर घुमा फिरा के वही आ गई, बात वही आ गई कि किसानों के हित के कानून, किसानों के हित के कानून, किसानों के हित के कानून। जब मुझे ही मेरे हित की चीज़ नहीं चाहिए तो आप मेरे पे थोप नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं अत्याचार है, वो कहीं ना कहीं धक्का है। उस धक्के को बंद करना चाहिए। जिस बंदे के हित के लिए आप चीज़ें बना रहे हो वो मना कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं हम तेरा फ़ायदा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे अपना फ़ायदा लेना ही नहीं है। तो ये धक्का क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? क्या इनका प्राइम मोटिव ही है कि बस अपनी तानाशाही चलानी है? जो हमने बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है, हम कभी गलत नहीं हो सकते, हम कभी बैक स्टेप नहीं कर सकते। ये इनकी शुरू से आदत रही है और ये किसान आंदोलन में भी यही इनकी अड़ी बनी। देखिए, इनकी जैसे बात है कि हम चाहते नहीं है कि ये हो रहा है। ट्रिपल तलाक बिल के दौरान भी यही हुआ था कि हम नहीं चाहते ये बिल एप्लीकेबल हो। ये एनआरसी के टाइम पे भी यही हुआ था कि हम नहीं चाहते ये बिल। अभी दोबारा इनके ही जो कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहीं, ये तो देखिए जो माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान में चाहे बांग्लादेश में, उनको इंडिया में लाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली फेवर में आ रहे हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी है।
देखिए जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये जो राजग तत्व जो मैं बात कर रहा हूँ, यही गवर्नमेंट्स है ना जो नहीं चाहती कि इस देश में एक अच्छा माहौल बना रहे, एक पीस जो माहौल है वो बना रहे, वो नहीं चाहते ये लोग। तो ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक डिबेटें चलती रहें, लोग इन्हीं कामों में लगे रहें, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एक हब बन जाए, बस यहाँ पे ये सब चलता रहे और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चलता रहेगा ना, इस देश की कभी डेवलपमेंट नहीं होगी। ये मैं बात दोबारा राहुल जी इन्होंने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस चाहती है। मुझे एक कोई और संगठन बता दीजिए जो किसान आंदोलन के फेवर में हो। देखिए फेवर में अभी मैं ये तो किसान कानूनों के फेवर में हो बीजेपी के अलावा। नहीं, ये क्यों फेवर में क्यों नहीं है, मुझे आप ये बता दीजिए, इनसे पूछिए क्यों फेवर में नहीं है। क्यों फेवर? क्योंकि किसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसान इन तीनों कानूनों को अपना लागू नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि सारी जो पार्टीज है वो किसानों के फेवर में है, इसलिए फेवर में भी नहीं है। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ अन्य दल ने देश के अंदर वो प्रोपोगेट करते पे ने। कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी जो है पहले इस बिल को लेकर तैयार थे, लेकिन बाद में वो मुकरे। इस पे क्या? देखो, उनको खामियां लगी होगी बिल में, वो इसलिए वापस ले गए ना, नहीं लागू हुआ। अगर कोई चीज़ बन रही है उसमें हमें खामियां लगती हैं, हम उसको वापस ले लें, वो हमारी समझदारी है। अगर हम कोई चीज़ बन रही है उसमें खामियां लगती हैं फिर भी उसको लागू कर दें, वो समझदारी कहाँ की हुई? इसलिए ये प्रोपगेशन इनका कहने का भी इनके बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी गलती के, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो इस ज़्यादा अब मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, बहस का मुद्दा नहीं रह गया है, इसमें कुछ डिस्कशन होनी नहीं रह गई है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि तीनों कानून वापस होंगे। एक किसान के पास, देखिए, एक किसान के पास ये तो हक नहीं है कि उसका कंपनी के साथ किसके डिस्प्यूट हो जाए वो कोर्ट में जा सके। सो कैसे मतलब किसानों के हित में मुझे समझाएं, कैसे प्रॉपर तरह वो जुडिशरी के साथ में जा सकता है, कहाँ तक? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਐਸਡੀਐਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਤੌਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ? ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਸੀਐਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਓ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ बात लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर घटना में किसानों को कुचला गया, पीछे से मोनू मिश्रा है और गाड़ी चलाकर चले गए, उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि पहले ही वो किसानों को बोल चुके थे? मैं कह रहा हूँ तो लॉ अपना काम कर रहे हैं ना, तो पर्चा हो गया, वो अंदर है, रिमांड पे है। लॉ ने अपना काम किया ना, गवर्नमेंट ने अपना काम किया। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि वो कैबिनेट मंत्री का मुंडा होने करके कोई उन्होंने कैबिनेट फेवरेटिज्म है। वो अज भी जेल से कल भी रहूगा और नतीजा भुगतूगा इस चीज़ का। रविंदर, हमारी टीम जब वहाँ पर गई थी हमने खुद देखा था, लोग डरते थे उनका नाम लेने से भी, कोई नाम तक नहीं ले रहा था मोनू मिश्रा का, सबको डर था कि हमें मार देंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ट्विटर हैंडल पे लोगों ने धूड़ कड़ती फड़ के देखो उत्थे ऐ नहीं हुंदा डर। रविंदर, आप हमारी वीडियोस वगैरह चेक कीजिए, वहाँ पे जो है लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, उनकी ऑडियो बाकायदा कहना कि हमें वीडियो में मत लेना क्योंकि हमें खतरा है मोनू मिश्रा से। और मोनू मिश्रा की जो पूछताछ है वो भी 7 घंटे चली, जब वो खुद आए, उनका ये कहना है कि खुद से गिरफ्तारी ही उन्होंने दी, लेकिन खुद की तरफ से जो है सरकार ने अपने मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। नहीं क्यों नहीं की मैम? अगले
ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲੋਕ। ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ करना। करनाल में जो कुछ भी हुआ है ना, और जो लखीमपुर में हुआ, राहुल क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखिए, मैं वही बात आ गई ना कि इन्होंने बात कर दी किसान आंदोलन पे रेप हुआ, किसान आंदोलन पे एक दलित का मर्डर हुआ, लेकिन लखीमपुर में जो हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन? जो करनाल में हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन? जो इतने किसानों की शहादतें होगी किसान, उसका ज़िम्मेदार कौन? सो कहीं ना कहीं अभी इन्होंने किसान आंदोलन से घुमा के बाद कांग्रेस पे है, तो कांग्रेस का आपसी मसला है, उसको आप कांग्रेस को सुलझाने दें। आपका जो काम है, आपकी सरकार का काम है वो किसानों को। फिर वही बात आ गई कि डिस्ट्रैक्ट करना, मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करके बात को कांग्रेस पे ले गए। सीएम नहीं बन रहे, नवजोत सिद्धू ये कर रहे, आपको क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी में जो मर्जी करे। आप की सरकार का काम है सरकार को चलाना, लोगों के हितों को पहचानना और लोगों के हितों को पूरा करना। सो अब मुद्दों को डिस्ट्रैक्ट करना कोई इशू नहीं रह गया है, अब सब कुछ। राहुल, मैं परमिंदर की एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने ये चीज़ बोली कि कांग्रेस नहीं आई है ना। कहते कि जब कोई कांग्रेस का नेता होता, जैसे राजस्थान में जो रेप वाला कांड हुआ था, उसमें कांग्रेस क्यों नहीं बोली? अगर देखा जाए, मतलब हम ये नहीं कहना चाहते, पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, जब बीजेपी का मुद्दा आता है तो कांग्रेस आ जाती है, लेकिन जब कांग्रेस पे बात आती है तो बीजेपी तो कांग्रेस आगे नहीं आती है। तब देखिए, राजस्थान में आपने कहा कि वो रेप का मुद्दा हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे भरोसा है कि हम जो भी है न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर पंजाब की बात करें तो अभी पंजाब ने भी उस मुद्दे के लिए, जो सिंघू बॉर्डर पे एक निहंग सिंह द्वारा मर्डर हुआ, उसके लिए एक SIT बैठा दी है, ADGP वीरेंद्र कुमार को अपॉइंट किया उसका हेड। सो कांग्रेस को अपने सरकार पर भरोसा है कि हम इसको जस्टिस दिला पाएंगे। और जहाँ आपने बात की कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जाते, क्योंकि बीजेपी से भरोसा उठ चुका है। अन्याय करने वाली सरकार है, और उस अन्याय के लिए, न्याय दिलाने के लिए अगर कोई जाके वहाँ आवाज़ उठाता है, किसी गरीब के या किसी पीड़ित के कोई आंसू पूछने की बात करता है, देखिए जो लाइफ का लॉस हो गया उसको हम पूरा नहीं कर सकते। राहुल, लोगों को तो सारी सरकारों से भरोसा उठ चुका है। ये भी बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजकल जो पॉलिटिकल क्लास के प्रति जो लोगों का गुस्सा उमड़ के आ रहा है, मैं कहूँगा वो पंजाब में या वहाँ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे, मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा, सभी दलों की बात करूंगा, हमारी ही गलती है। पॉलिटिकल क्लास अगर लोगों पे यही भरोसा ना दिला पाई कि हम आपके लिए ठीक है, तो आगे हम कोई भरोसा नहीं दिला पाएंगे। ये सारी पॉलिटिकल क्लास का मिलजुल के फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को कैसे रीगेन किया जाए, कैसे अपने आप को। देखिए, आजकल किसी भी पार्टी के लोग हैं, मुद्दों पे डिस्कशन बंद हो गई हैं। किसी डिबेट चैनल पे देख लीजिए, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इश्यूज़ पे, जातिवाद पे राजनीति और रिलीजन पे राजनीति वो बढ़ गई है। सो कहीं ना कहीं ये हर एक पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसके कांग्रेस का इससे पल्ला नहीं झाड़ूंगा। कांग्रेस की भी जो कमियां खामियां कांग्रेस में रही होंगी वो कांग्रेस को भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल क्लास से जनता का भरोसा उठना, ये डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए बहुत बुरी बात है। कि आप देखो ना कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस में खुद सीएम के कार्ड खेले जा रहे हैं। नवजोत सिद्धू बोलता है कि मुझे सीएम बनना है। नवजोत सिद्धू ने कितना ड्रामा किया है ना, कैप्टन तक ने अपनी गद्दी छोड़ दी। उसके बाद जब उन्हें गद्दी दी गई, उसके बाद उन्होंने उस गद्दी से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि नवजोत सिद्धू को, आपको लगता नहीं कि बार बार मनाने की कोशिश, वो बस ऊपर पहुँचना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं नाराज़ होकर चले जाऊँ, मेरे पीछे पीछे है और मुझे सीधा सीएम की कुर्सी पर बिठा दे। कहीं ना कहीं ये राजनीति ही तो है। देखिए, पॉलिटिक्स में अगर राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी? इंटरनल पार्टी में अगर राजनीति, आपने इसको शब्द दिया, तो इसमें राजनीति होगी, कहाँ होगी? बस ये राजनीति ही करेंगे, मतलब लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस राजनीति चलती रहेगी यहाँ पे। देखिए, लोगों को क्यों अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने, पहली बात तो आपने कहा इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। खुद की तरफ से तो वो कुर्सी से भागने वाली कोशिश थी ना एक तरह से। उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए इस्तीफ़ा दिया था। कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारी ये सब मुद्दे हैं। फिर उन्होंने बैठ के सीएम साहब से वो चीज़ें क्लियर करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये मुद्दे जल्दी हल होंगे। अगर कैप्टन साहब को उतारने की बात भी करें, कैप्टन साहब को क्यों उतारा गया? क्योंकि जनता को लग रहा था कि उनसे विश्वास उठ गया था कि ये हमारे पंजाब के मुद्दे सॉल्व करने में नहीं सक्षम है। तो 4 साल से कहाँ थे नवजोत सिद्धू ने, तब क्यों नहीं लगा?
नवजोत सिंह सिद्धू 4 साल से कहाँ थे आप ये पूछ रहे हैं। उन्होंने निरंतर आवाज़ें उठाई हैं, आप निकाल के देख लें, उनके ट्वीट्स निकाल के दे, निरंतर आवाज़ें उठाई हैं लोगों के हितों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सभी कामों के लिए सक्षम नहीं थे, कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पे वो खरे नहीं उतर पाए और उन्होंने 4 साल कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जनता के हित में काम भी किए हैं। सो ये पार्टी का अपना डिसीज़न होता है कि कैसे। देखो कांग्रेस पार्टी का यही मूल मंत्र है कि जो जनता है उनके हितों के लिए काम होना चाहिए। कुर्सी पे कौन बैठा है, क्यों बैठा है, ये उनके लिए मैटर नहीं करता। कुर्सी पे वो बंदा बैठा होना चाहिए जो जनता के बारे में सोचे। अच्छा, आपको भी लगता है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ राजनीति करे, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं? देखिए पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में सरकार नहीं चल रही है, पंजाब में सर्कस चल रही है। कोई आता है, कोई चला जाता है। आज 2 घंटे के लिए ये सीएम बन गया, 2 घंटे के लिए ये सीएम बन गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अनएथिकल डेमोक्रेसी है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि लोगों को एक अच्छी सरकार नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट ने इतने वादे किए थे आने से पहले कि लोगों को नौकरियां देंगे, हम लोगों को जो अनएम्प्लॉयड उनको रोज़गार भत्ता देंगे, तो क्या किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो कांग्रेस है वो अपने इंटरनल जो ताने बानों में उलझी हुई है। इनको कुछ नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है। इनको सिर्फ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में ये है कि कौन कैसे वोटें लेनी है, किसको सीएम बनाना है कि ताकि यहाँ वहाँ से वोटें ज़्यादा आ जाएँ। तो ये सब इंटरनल मैटर। और एज़ फार एज़ लखीमपुर खेड़ी इज़ कंसर्न अगेन कि वहाँ पे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वहाँ पे जो भी वहाँ पे है कल्प्रिट, उनको सज़ा मिलेगी और हम भी इस फेवर में हैं। ज़रूर जो है जिसने भी ये काम वहाँ पे किया है काम, तो उसको ज़रूर मैं चाहता हूँ कि सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी पार्टी इस चीज़ के खिलाफ, इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि ऐसा नरसंहार हो कि कहीं पे भी। तो ये आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए कि सरकार को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक किसान बिलों की बात है, पंजाब में तो ऑलरेडी नलीफाई हो चुके हैं। लेजिस्लेशन ने, पंजाब लेजिस्लेशन ने ऑलरेडी नलीफाई कर दी हैं। तो पंजाब में डर किस चीज़ बात का है? अगर पंजाब में पंजाब की सरकार ने जो 3 बिल हैं उनको नलीफाई कर दिया है, पंजाब में इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे, तो फिर पंजाब में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? सिर्फ 3 जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया में। यूपी में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, बाकी कहाँ चल रहा है प्रोटेस्ट? देखिए इन्होंने बात की है कि पंजाब ने नलीफाई कर दी है। देखिए ये शायद कानून व्यवस्था को या लॉ को ठीक तरह नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए सेंटर की सरकार, देखिए अभी मुझे इस पे जवाब दे दें कि 50 किलोमीटर वाला बीएसएफ का जो भी इशू आया है वो सेंटर ने क्यों किया है, वो सेंटर की उस पे पीछे क्या मंशा है? मंशा देखिए मैं बताता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ मैटर ऑफ यूनियन। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। आर्टिकल 355 कहता है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस स्टेट का माहौल जो है थोड़ी एनार्की वहाँ पे फैल रही है, यहाँ पे कुछ जैसे अभी पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ड्रग्स आ रहे हैं, टेररिज्म है, इतना कुछ है, तो अगर पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है इन चीज़ों को डील करने में, तो अगर जो डिक्शन जो है बीएसएफ की बढ़ा दी गई है, 50 किलोमीटर कर दी, इसमें क्या हर्ज है? एक बात मोर ऐड करना चाहूँगा, राजस्थान में इस चीज़ इंप्लीमेंटेड है पहले से ही, इनकी सरकार है वहाँ पे कांग्रेस की, 50 किलोमीटर दायरा है वहाँ पे। गुजरात में 80 किलोमीटर है, उनको रिड्यूस करके 50 किलोमीटर किया गया है। तो कहाँ पे ये डेमोक्रेसी को खतरा है, कहाँ पे फेडरलिज्म को खतरा है, बताइए ज़रा। राजस्थान की आपने बात की, राजस्थान जोग्राफिकली पंजाब से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है, उसका स्क्वायर यार्ड एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। 15 किलोमीटर, हम 35 किलोमीटर और इधर आ गए, तो अगर कोई ड्रग्स 15 किलोमीटर तक आ गया तो 50 किलोमीटर अंदर आके आप कैसे रोकेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही है किस तथ्य पे बात कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन। ये तो अपनी ही सरकार, अपने ही लोगों का कंट्रोल बीएसएफ के हाथ में दे रहे हैं। देना है तो जो 15 बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको टाइट किया जाए। पंजाब के जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर अभी भी बोल रहे हैं कि पंजाब को अगर नशे से बचाना है तो पाकिस्तान से आते हुए जो ड्रग्स को उसको रोका जाए। तो ये तो अंदर ही अपने लोगों के ऊपर शक करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इनका ये है कि ये पंजाब को, जो पंजाब पे इनका कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है, बट पंजाब में आप भी देख रहे हो कि कितना नशा बढ़ रहा है, नौजवान जो है वो सारे नशे में डूबते जा रहे हैं। पंजाब सरकार, आपको लग नहीं रहा कि कुछ मतलब पंजाब सरकार को इस पर कोई सख्ती करनी चाहिए कुछ? मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अगर कैप्टन सरकार जब से 2017 में आप डी एडिक्शन सेंटर्स की अगर आप फाइल्स उठा के देखेंगे या उनका डाटा उठा के देखेंगे तो डी एडिक्शन सेंटर में बहुत ज़्यादा, कम से कम 70% से ज़्यादा इंक्रीज़ कई डी एडिक्शन में देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस अगर इतने सालों, 10-15 सालों में ये बादल सरकार या बीजेपी जिनमें ये भी भागीदार थे, उन्होंने इन ड्रग्स को इतनी ज़्यादा अहमियत दी। अगर हम उसको कहेंगे कि हम 4 साल में ख़त्म कर दें तो धीरे धीरे होगा। सरकार ने उसके लिए स्टेप्स भी लिए हैं और मैंने आपको जैसे कि डी एडिक्शन का सेंटर्स का आप डाटा उठा के देखिए, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो हो रहा है। लेकिन जो बॉर्डर की फोर्स है वो सेंटर के अंदर है। अगर ड्रग्स आने बंद हो जाएंगे तो ड्रग्स लेने भी बंद हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव एफर्ट दोनों सरकारों का होना चाहिए। मैं बताता हूँ, ये ना इनका पुराना पेशा है कांग्रेस का। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने कहा कि हमें तो मानते नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें डाटा चाहिए कि कैसे हुई सर्जिकल स्ट्राइक।
सेम मैटर यहाँ पे है। इनको अपनी ना तो आर्मी पे यकीन है, ना इनको हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे यकीन है। इनको चाहिए कि बस जो है स्टेट की पुलिस है वो अपने ताने बाने में उलझी रहे, जो आ रहा है इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो होती रहे, इनका बिजनेस चलता रहे, माफिया जो है चलते रहे। रेत माफिया जो है पंजाब में इतना बढ़ गया है, कोई पूछ ही नहीं रहा किसी को। ड्रग्स में नाम से इतना बढ़ गया, कोई पूछ ही नहीं रहा इनको। ठीक है जी, इतना सब कुछ, इतने घपले चल रहे, ट्रांसपोर्ट इतना माफिया। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मतलब पंजाब में एक ऐसी सरकार चल रही है जो सिर्फ माफिया को फेवर करती है और किसी को नहीं। इन्होंने पहले ट्रांसपोर्ट माफिया की बात की। 350 से ज़्यादा अधिक बसें जब से राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, जिन्होंने टैक्सेस नहीं भरा था वो अंदर हो चुकी हैं। इन्होंने रेत माफिया की बात की। देखिए, बीएसएफ को अगर आप रेत माफिया कंट्रोल करने के लिए ला रहे हैं तो मतलब इनका मुझे तर्क नहीं समझ आता। पैरामिलिट्री फोर्सेस पे विश्वास नहीं। हमने कब ये बात की, या कांग्रेस ने, किस लीडर ने ये बात की, या मैंने यहाँ का बात की हो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं पंजाब में इनकी जो अब इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी का वजूद बिल्कुल से ख़त्म है। कहीं ना कहीं वो वजूद दोबारा वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ये एजेंसी, ये जो सेंटर की ईडी होगी, सीबीआई होगी, ये अपनी एजेंसीज की तरह इनको यूज़ करते हैं। इन्होंने बात की थी पहले कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है। इन्होंने फोर्थ क्या, इन्होंने तो थर्ड सेकंड भी अपने हाथ में जहाँ तक लेने की इनकी क्षमता थी वो ले चुके हैं। मैं फोर्थ पिलर की तो क्या ही बात करूँ, वो तो पूरी तरह से ढह चुका है मीडिया, वो तो गोदी मीडिया की तरफ हो चुका है। सो बेसिकली जो हम अभी बात करने आए थे किसान आंदोलन की, उस पर बात की जाए। कब ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं और कब किसानों को घर भेज रहे हैं? आप भी कुछ कहना चाह रहे हो इनके मुद्दे पे? माधव, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो कार्तिक के उस पर, आप क्या बोल? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, ये तो सिर्फ डिक्टेटरशिप है। हम डेमोक्रेटिक नहीं यहाँ पे चल रहा हमारे कंट्री में, सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है। आप आ रहे हो, आप बीएसएफ की बात कर रहे हो, अगर आप स्टेट से उसका हक ही छीन रहे हो, उसकी वहाँ की आप फोर्स हटा रहे हो, तो ये डिक्टेटरशिप ही है। और यहाँ पे अगर किसान आंदोलन की बात करें, आप जब कोई मुझे चीज़ ही नहीं पसंद, आप डिक्टेटरशिप पे कर रहे हो। वहाँ से आगे फिर जब 1 साल हो गया किसानों को वहाँ खड़े हो, आप कह रहे हो कि हमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, एमएसपी की अभी तक कोई गारंटी नहीं मिली। पहले भी होता था, क्या होता था कि अगर 25 फसलों पे आ रही है, उसमें सिर्फ 2 पे मिलती थी, जो भी चोना था और जो गेहूँ था, उसकी कोई गारंटी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? अच्छा, परमिंदर ने एक बात बोली थी कि बाकी पार्टियां भी जो है 3 बिलों के हक में थी। देखा जाए तो अकाली दल पहले मान चुकी थी इस बिल के लिए। जब उन्होंने देखा कि अरे इससे तो हल्ला हो रहा है, तो वो एकदम से पीछे होगी। हरसिमरत कौर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बिल्कुल उनका जो फैसला था सही था। उन्होंने चीज़ देखी, पहले जो हुआ, उसके बाद जो गलती थी, उसके बाद आप देख लो तो जो हमारा संगठन था उसके साथ, बीजेपी के साथ हमने तोड़ दिया। हमारा सारा जो अलायंस था वो सारा तोड़ दिया उसके साथ, क्योंकि हमें पता लगे कि वो गलती है, बहुत बड़ी गलती है। उस टाइम के बाद अगर सारी पार्टियां उस टाइम में साथ थी, बाद में उनको पता लगे कि गलत है, तो उसके बाद सबने सही फैसला लिया। बिल्कुल सही फैसला किया। आप कह रहे हो सही फैसला लिया, किसानों के हितों में फैसला लिया, आपका ये कहना है, ठीक है। लेकिन कितनी बार ऐसे जगह पे वो गए वो किसानों के लिए। झंडे उन्होंने अकालियों के उठाए हुए हैं, एक भी झंडा किसानों के हित में नहीं। बिल्कुल साथ थे जी। आप ऐसे वीडियोस वगैरह देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप साथ जाके देखिए, वो साथ बैठे भी हैं। सुखबीर सिंह बादल जी भी यहाँ बैठे हैं, मजीद साथ में बैठे हैं। मैंने बोला कि झंडे अकालियों के उठाए हुए हैं, किसानों का किसी ने झंडा नहीं उठाया हुआ। कई वीडियोस आप देख सकते हैं। नहीं, वो उनके साथ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप जाएँ तो वहाँ पे कांग्रेस जो भी वहाँ रही है, वो सब अपना एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। ये अब वही है ना, डिफेम वाली बात हो रही है कि जब साथ गए हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे सुखबीर जी वहाँ बैठे हैं। अगर आप देखें तो ट्रैक्टर रैली जब शुरू हुई थी, सुखबीर सिंह बादल जी ने साथ करी थी, हरसिमरत कौर जी ने करी थी, वो सारे साथ ही गए हैं। और इसके साथ ही, यार ऐसा कुछ नहीं है, जो अकाली दल है बिल्कुल इसके साथ ही, और अब पूरे एंड तक लड़ेंगे जब तक ये वापस नहीं होता। तो चाहते नहीं कोई भी पार्टी उनके साथ खड़ी हो। तभी किसानों में अपनी पार्टी के से हट होके वो सभी तो वहाँ खड़े हैं सारे। अभी भी हम जो हैं, अभी भी हमारे जो सारे साथ हमारे समर्थक हैं, साथ के साथी हैं, वो भी वहीं बैठे हैं उनके साथ सिंगू बॉर्डर पे। अभी किसी ने नहीं वहाँ पे लगाया हुआ कि अकाली दल का या कुछ है, वो भी वहीं बैठे और अब एंड तक वहीं बैठेंगे जब तक हम लड़ेंगे। इन्होंने बोला कि मतलब इन्होंने एक गलत फैसला ले लिया था, उसके बाद उन्होंने उस फैसले को सही करने की कोशिश की। देखिए, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि इनके फैसले एकदम से सही हो जाते, एकदम से वही फैसले गलत हो जाते। इन्होंने ही पार्लियामेंट में इनकी मैम जो हरसिमरत कौर बादल हैं, सुखबीर बादल भी एमपी थे वहाँ पे, और भी इनके अकाली दल के ढींढसा साहब थे, सभी वहाँ पे एमपी थे इनके। सभी ने बैठ के बिल्कुल अच्छी मतों से वो बिल पास करवाया, चाहे वो लोकसभा से है चाहे राज्यसभा से। तो उसके बाद जब उनको पता चला कि पंजाब में इनका बेस जो है खिसक रहा है, तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें देखिए, पहले जो एक आपकी साइकोलॉजी होती है, एक आदमी का एक माइंडसेट होता है कि कौन सी चीज़, आप किस चीज़ के फेवर में हो। अगर पहली आपको लग रहा है कि हाँ जी, आप बाहर मीडिया में भी कह रहे हो आगे कि हाँ जी ये जो बिल पास हुए हैं ये बिल्कुल फेवर में है फार्मर्स के, उसके बाद जब आपको पता चलता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, उसके बाद इन्होंने अपना बैक स्टैच हो गई। मतलब राजनीति की है सिर्फ और अपना बेस बनाने के लिए। अगर हम बात भी करें वीडियो की, तो उसमें आप देखेंगे तो ये बिल पास हुआ कैसे हुआ था।
जो उन्होंने बोला था कि एक तरफ से शाउटिंग हुई, एक तरफ से उधर शाउटिंग हुई, किसी की बात तो नहीं सुनी गई वहाँ पे जब ये बिल पास हुआ। उसके बाद अगर हमें लगा कि वो चीज़ गलत थी तभी हमने अपना कोई स्टेप लिया ना, तभी हमने इनसे अलायंस तोड़ दिया सारा। आज हम पंजाब में हैं, बीजेपी के साथ तो नहीं है, बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा तभी हम यहाँ खड़े हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। अगर आपने वो वीडियो भी देखी हो कि कैसे बना था वो, जब बिल कैसे पास हुआ गया था, ये एक पहले से ही प्लान था, प्री प्लान चीज़ थी कि पता है इससे बवाल खड़ा होगा। इन्होंने मिनट में एकदम से उठे सारे वहाँ पे आवाज़ की येस नो और पास कर दिया। ऐसे बिल पास हुआ आज तक कोई? देखिए, मैं बताना चाहूँगा इनको, आई थिंक पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग होती है उनके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। एक वॉइस वोट के नाम से वहाँ पे प्रोविज़न होती है कि जब कोई प्रॉपर बंदे भी नहीं वहाँ पे जो जितनी जो वहाँ कहते हैं ना कि कुछ उतनी लिमिट चाहिए होती है, उतने सारे वहाँ पे पहुँचे नहीं हुए थे। उन्होंने सिर्फ ऑन द बेसिस कि हमें पता है कि हमने एक पूरा करना है, इसलिए उन्होंने एक डिक्टेटरशिप चला दी और उन्होंने वो ये जो लॉ है वो पास कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता जी। किसी भी आप डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर में आप देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना किसी की सहमति के ये बिल पास हो जाए। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ जो एमपी थे वहाँ पे उन्होंने वोट जो है फेवर में दी है, वॉइस वोट, तो इसके कारण ये पास हुआ है। इनके सारे एमपी ये भी वहाँ पे थे। अभी ये पल्ला झाड़ दे, कुछ भी कर दे, ये इनकी आई थिंक मुझे नहीं पता माइंड सेट होगा। बट जो चीज़ है, ये जो कल को आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा, वो भी फेवर में आएगा फार्मर्स के कि हाँ ये बिल जो है ठीक है। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करवानी है तो आप करवा सकते हैं, अगर नहीं करवानी तो फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। उसके बाद क्या है यहाँ पे, जुडिशरी के बाद क्या है? ठीक है, आप गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे तो जुडिशरी की बात भी नहीं मानेंगे, तो फिर आपका देखिए ना माइंडसेट, मुझे नहीं पता फिर किसान क्या चाहते हैं एक्चुअल में। अगर आप गवर्नमेंट आपको बार बार फेवर कर रही है कि आप जो चाहेंगे वो अमेंडमेंट हो जाएगी बिल में, आप हमें बताइए आप यही बात पे क्यों अड़े हुए हैं कि बिल आपको रिजेक्ट ही करवाने हैं, आपको वापस ही करवाने हैं? तो कर दिया जाए ना रिजेक्ट। अगर किसान चाहते हैं कि उसे रिजेक्ट ही कर दिया जाए तो क्यों नहीं किया जा रहा रिजेक्ट? ऐसे नहीं चलता देश, ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। सर देश कैसे चलेगा, आप ही बताएं। बताता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कोट की थी कि जब ट्रिपल तलाक बिल आया था तभी भी बड़ा हो हल्ला हुआ था देश में कि ये बिल नहीं लाना चाहिए, ये किसी मिनोरिटी के फेवर में नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब जो है वो लोग सभी सराहना कर रहे हैं उस चीज़ की, तो ये बिल वापस करना एक चीज़ नहीं होती ना। किसान नहीं मान रहे, मोदी सरकार मान जाए। नहीं मान तो रहे हैं, क्या अभी क्या रद्द ही कर दें, किसान चाहते हैं रद्द ही हो जाए, क्यों नहीं रद्द कर? हर चीज़ का सलूशन रद्द करना नहीं होता है। कोई चीज़ जो होती है, गवर्नमेंट ने इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के वो सब जो चीज़ें बनी हैं, अगर यहाँ पे जो फार्म्स भी बन रहे हैं, जो किसानों के फेवर में जो फैसले हो रहे हैं, तो इतना एक एमपी पे आप देखिए ना, अगर एक जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है उस पर कम से कम 10 लाख रुपये खर्चा आता है एक एमपी पे। तो अब अगर 3-4 महीने में वो बिल उन्होंने पास की है, इतना खर्चा करने के बाद दोबारा से आप चाहते हैं कि दोबारा भी उस पर बहस हो, इतना खर्चा फिर दोबारा फिर हो? खर्चा इंपॉर्टेंट होगा, किसान शहीद होने से, किसान शहीद हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहता है किसान शहीद हो? कौन चाहता है? हम चाह रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा किसान शहीद हो। कोई नहीं जा रहा तो फिर किसानों की बात मान ली जाए ना। नहीं, आपको नहीं लगता उनकी बात मान? देखिए फिर अगर डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, गवर्नमेंट के पास जाइए, अगर उनको लगता है, क्योंकि वी आर नॉट द कंसर्न पर्सनस, आप हमसे नहीं पूछ सकते, गवर्नमेंट बैठी है वहाँ पे, ठीक है, जो तोमर साहब बैठे हैं उनसे आप, जो उनके डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाए, जो बातें हैं इन रिटर्न उनको दे। अगर नहीं मानते हैं, कोई जो क्लोज हैं वहाँ पे, जो जहाँ पे डिस्प्यूट आ रहा है वहाँ पे दोबारा बैठ के सोल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए ना, तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। बिल्कुल सही है, हम आपसे नहीं पूछ सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन हम सिर्फ आप उनकी तरफ से आप बता रहे हो कि हमारी पार्टी ऐसे करी ऐसे नहीं, वो तो आप फिर बताओगे ना, वो हमें पूछना तो बनता ही, आप ही हमें जवाब दोगे। मैं दे रहा हूँ जवाब आपको मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वे के लिए जवाब देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होता है कि दो तरह से हम कर सकते हैं सोल्यूशन किसी चीज़ का। एक आर्बिट्रेशन होगी, एक कंसिलेशन होगी। कंसिलेशन में क्या होता है कि दो पार्टियाँ आती हैं, इकट्ठे बैठती हैं, उस चीज़ का सोल्यूशन हो जाता है। आप उसको नहीं मानते कंसिलेशन को, आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, आप किसी कंसर्न्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा इनसे फैसला नहीं हुआ, आप हमें फैसला करके दे दीजिए कि क्या इस चीज़ में अमेंडमेंट होनी चाहिए या इस बिल को वापस करना चाहिए। अभी उनके पास फैसला है सुप्रीम कोर्ट के पास, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है इस देश में, ना मैं हूँ ना सरकार है, ठीक है। जो उनका फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा जी, उनको मानना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बात की, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ दिस कंट्री। सो अभी उनका फैसला आया नहीं, हमें उनकी वेट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बार सरकार को भी फटकार लगा चुका है पहले की। सो कहीं ना कहीं अड़ियल रवैये को, ये मैं आप प्यार से ही बोलूँगा, सब प्यार से ही बोल रहे हैं, अड़ियल रवैये को बंद कर दीजिए। किसी माँ के बेटे को मरवाना, किसी के भाई को मरवाना, उसको बंद कर दीजिए। काफ़ी सह लिया पंजाब ने, पहले भी सहा है, पिछले कई दशकों में भी सहा है, अब भी अगर देखिए ये नुकसान पंजाब का हुआ, हरियाणा का हुआ, इनका हुआ। अब उनसे जाके पूछिए जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए क्या मायने रखता है। उनके लिए तो आज मेरे ख्याल किसान आंदोलन उनके लिए कुछ नहीं, उनका तो परिवार उजड़ गया। सो कहीं ना कहीं इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को भी अब सरकार समझ ले कि इस मुद्दा ना राजनीति का रह गया है, ना किसी और डिस्कशंस का रह गया है।
अब तो ये लोगों के घरों को खाने लग गया है। सो इसको किसी ना किसी तरह, जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, उनको मान के इसको पूरी तरह से बहाल किया जाए और किसानों को खुशी खुशी अपने घर भेजा जाए। यही हमारी बीजेपी सरकार से विनती है। अगर ये किसी को मैसेज पहुंचा सकते हैं, ये हमारी तरफ से पहुंचा दें। मैसेज जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं जी। हम भी यही चाहते हैं कि किसान सुखी शांति अपने घर जाए। वहाँ पे जो वहाँ पे जो मैटर चल रहा है, वो किसान जो है वहाँ पे, वो गवर्नमेंट के साथ उनकी जो कंसल्टेशन, जो भी उनका प्रोसेस है वो हो जाए ठीक ठाक से, वो अपने घर जाएँ। कोई भी किसान जहाँ एग्रीकल्चर के नाम पे कोई यहाँ पे शहीद ना हो, कोई किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता किसान आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में ना मरे। सारी सरकारें यही चाहती हैं, हर लोग इस देश का, हर भारतीय यही चाहता है कि कोई भी ऐसे शहीद ना हो। जहाँ तक बात रही, इन्होंने दोबारा किया कि सरकार जो है नहीं मान रही, सरकार बिल्कुल फेवर में बैठी है। मैं दोबारा इसी चीज़ को रीइटरेट करना चाहूँगा कि सरकार यही चाहती है कि इस चीज़ का सलूशन हो। सिर्फ ये अगर आप यही ज़िद्दी रवैये के साथ बात करेंगे कि इस चीज़ को वापस ही करना है, तो देखिए ये हर चीज़ का फेवर, ये नहीं, हर चीज़ का काम यही नहीं होता कि किसी भी लोग को ला के उसको वापस कर देना। तो ये इस चीज़ के लिए मैं नहीं मानता। अगर कोई सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन जो है एमिकेबली होना चाहिए। दोनों पार्टियों को थोड़ा सा आप कुछ छोड़िए, थोड़ा सा आप कुछ छोड़िए, तो इस बात से सोल्यूशन होगा। इन्होंने तो अपना मैसेज इनको बोलिए ये गारंटी ले लें कि किसान बिल वापस नहीं होंगे। देखिए मैं गारंटी लेने वाला कौन हूँ? देखिए ना, अभी मैंने आपको दोबारा यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, उसके बाद आप आइएगा मुझसे, आप मुझे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा वो आई थिंक सभी को माननी होगा, वो सभी मानना पड़ेगा सभी। ये कह रहे हैं ना कि किसान अड़ियल रवैया नहीं माना जाएगा, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर इतने ही ये स्थिर हैं, इनको लगता है कि ये किन्नों के पास बिल वापस नहीं हो, ये गारंटी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। हमारी तो कल भी यही मांग थी, किसानों के तीनों कानून वापस हों। आज भी यही मांग है, तीनों बिल वापस हों। कल भी यही मांग रहेगी, तीनों कानून वापस हों। देखिए वापस नहीं हो, बिल वापस इन द सेंस नहीं होंगे। इस चीज़ की गारंटी ले ले, ये वापस नहीं होंगे। मैं गारंटी नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है वापस करना। आप गारंटी क्यों नहीं ले रहे इस चीज़ की? अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक बिल है, बिल्कुल ठीक बिल है, इनमें कोई खामियां नहीं होंगी, तो आप इस चीज़ की गारंटी ले लें कि हम बिल्कुल स्थिर हैं, की सरकार ने, हम वापस नहीं लेंगे बिल। सरकार ने लेजिस्लेशन में पास कर दिया कि हम ये बिल को नहीं मानते जी, तो नहीं मानते, ठीक है, हम भी कह रहे हैं नहीं मानते, इसलिए कि सरकार पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होंगे ये। आप क्या मान रहे हैं कि आप नहीं मानते? सरकार ने पहले रखा था, उसमें क्या था कि एमएसपी, उसमें बताया गया था कि उसमें एमएसपी है, बट जब वो एक्ट पास हुआ, ये बिल पास हुआ, उसमें एमएसपी नहीं था। उसके बाद तभी, अगर सुन लो पहले, तभी अगर हम बात भी कर रहे थे कि बादल सरकार ने भी अपना पीछे, हमने बैक स्टेप किया, तभी किया, यही बात थी वो कि उसमें एमएसपी नहीं था। और जब अमेंडमेंट्स की बात हुई है, अमेंडमेंट्स के टाइम पे देखे हैं तो सिर्फ हवा में बात बना जी, हम गारंटी दे देंगे, एमएसपी गारंटी आपको मिल जाएगी। बट ये तो फिर बीजेपी की पुरानी आदत है ना, ये हवा में बातें मारना। बोला तो ये भी था कि हम 7 एम्स खड़े कर देंगे, या तो अभी ढके हुए हैं या हमें दिखे नहीं अभी तक। देखिए एमएसपी की बात है, दोबारा मैं बताना चाहूँगा, सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एमएसपी को लिख के देने के लिए तैयार हैं। तोमर साहब ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, आप हमें दिखी नहीं एमएसपी की, वो लिखित नहीं आया। 1 साल हो गया गो यहाँ बैठे हैं किसान को, ये पेन की रिफिल ख़त्म होती है, ये हमें भी समझ नहीं आता कैसे होता है। हमने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा खींच दिया है, पहले ही बहुत आगे लंबा ले गए हैं। मैं अब इस पर, मैं तो लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि अब देखिए, ये सरकार बैकफुट पे आ चुकी है किसानी मुद्दों को लेके। अब सरकार देख रही है कि हम इसको वापस लेके हमें क्या फ़ायदा हो। आप मीडिया के गलियारों में भी पूरी तरह से बातें चल रही है, इनको भी पूरा वापस होगा। तो ही मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि आप गारंटी लीजिए कि बिल वापस नहीं होंगे। ये बिल वापस होंगे, 100% होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे। ये सरकार बैकफुट पे आएगी, जा चुकी है, 90% जा चुकी, 10% रह गया। आपको कुछ दिनों में ये सरकार बैकफुट पे जाती दिखेगी और तीनों कानूनों को वापस लेगी। देखिए मैं भी यही मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वापस होने चाहिए, तो बिल्कुल वापस होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर एमएसपी की जहाँ तक बात है, मैं दोबारा बोलता हूँ, तोमर साहब ने और रिकॉर्ड कहा था कि अगर किसान इस फेवर में आ जाते हैं कि अगर उनको एमएसपी ही चाहिए तो हम लिख के देने के लिए तैयार। अगर किसान अड़े हुए हैं कि हमें नहीं बिल ही वापस करवाने, हमें एमएसपी भी नहीं चाहिए, ये बात हुई है, आप देख लीजिए, आप कहीं पे भी बात हुई है कि एमएसपी, चलो सरकार ने कहा हम लिख के देने के लिए तैयार हैं आपको, पर जो जत्थेबंदी है उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें तो ये तीनों बिल ही वापस करवाने, सीधी ख़त्म बात कर रहे हैं कि अब तक लिख के क्यों नहीं। हाँ तो जाइए ना आप ये मत फिर फेवर कीजिए ना कि हमें तीनों बिल वापस करवाने हैं। नहीं, हमने बंद नहीं की, ये गवर्नमेंट जो थी, जो ऑन रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तोमर जी की, तो वो जो ऑन रिकॉर्डिंग थी अभी तक आया ही नहीं, वो ऑन एयर भी नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने वहीं पे दबा दी उस बात को कि अगर पता लग गया कि वहाँ जो बात हुई तो क्या होगा। जी गए हैं कल, तो उनसे मिल के आए हैं ना तोमर से, जो फोटो वायरल हो रही है, जो निहंग सिंह के जो वहाँ पे प्रधान हैं उनके, वो मिल के आए हैं तोमर साहब से, फोटो वायरल हो रही हैं। तो सरकार का कोई ऐसा बंद नहीं है कोई वो कि किसान जत्थेबंदी हमारे पास नहीं आ सकती, इस चीज़ के रिगार्डिंग आ सकती हैं। ये तो किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नहीं चाहते होंगे इस चीज़ की बात करना। देखिए, इन्होंने कहा कि एमएसपी सरकार लिख के देने के लिए तैयार है।
किसान आंदोलन के कितने महीनों बाद सरकार उस चीज़ को लिख के देने के लिए तैयार हुई। तो अगर एमएसपी एक पॉइंट को समझने के लिए सरकार को इतने महीने लग गए, तो अब ये इतने महीने हो गए, मैं क्या तीनों बिल की खामियां समझ जाएंगे और इनको वापस ले लेंगे। सो अब ये बहस का मुद्दा नहीं रह गया है कि ये बिलों में क्या है कि नहीं है। बहुत डिस्कशंस हैं, आप यूट्यूब खोल के देखिए, आप मीडिया चैनल्स खोल के देखिए, किसान नेताओं ने, किसानी के एक्सपर्ट्स ने समझा दिया है कि इस मुद्दों से क्या होगा। मैं उन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, ना ही किसी का थमा जाया करना चाहता हूँ। ये तीनों कानूनों में खामियाँ हैं, तीनों कानून किसानों के हित में नहीं है। इनमें किसान मारा जाएगा, किसान की ज़मीन जाएगी, किसान का जो भविष्य है, उनके बच्चे, उनका भविष्य जो धुंधला हो जाएगा। और ये सरकार की जो मंशा है पूंजीपतियों के हाथ में जो देश की इस कमान को देना, वो इनकी पूरी हो जाएगी। वो अब बेहद बिल्कुल पूरी नहीं होगी। किसानों के तीनों कानून जो वापस होंगे, बस। मुझे भी लग रहा है कि ये मुद्दा हमने बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया। अब मेरे को बस आप ये बताइए, जो सिंगू बॉर्डर पे अभी जो घटना हुई है तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सिंगू बॉर्डर पे घटना हुई, देखो हर चीज़ के वो होते हैं, विपक्ष भी अपनी बात बताता है, पक्ष वाला भी अपनी बात बताता है। उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गुरु ग्रंथ साहिब ने किसी भी ग्रंथ की, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना इस देश के लिए, इस देश में वो क्राइम माना जाता है। सो पहली बात, वो भी एक जांच का मुद्दा है, सरकार को जांच करनी चाहिए, सेंटर सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात, उस इंसान का कत्ल हुआ, वो भी जांच का मुद्दा है। लॉ है लोगों को सज़ा देने के लिए। सो दोनों मुद्दों पे जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जो वहाँ पे हुआ है ब्लेसेमी की, जैसे बात कर रहे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वहाँ पे बेअदबी की कोशिश की गई, अगर ऐसी बात है कोई, तो उस चीज़ को ज़रूर पुलिस को ढूंढना चाहिए। अगर ऐसे कोई तथ्य पीछे बैठे हुए हैं जो इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है? मैं यही कहूँगा जी, जो बात हुई वो सही नहीं है, बट ये लोगों का गुस्सा है। अब आप बात, हम किसी धर्म को ना माने, अगर हम फैक्ट देखें तो 2017 से लेकर 2021 तक आज तक 272 प्लस केसेस हैं बेअदबी के, पर उस पर कोई हेयरिंग नहीं हुई है। सिर्फ 12 हेयरिंग्स हुई हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक। ये सरकार का फेलियर ने और कहाँ जा रहा है ये चीज़ को। अगर आप कह दो कि बेअदबी हो रही है, तो आप उसके ऊपर आओ ना। अगर मैं एक बात करता हूँ कि जैसे ये डिज़ीज़ है एक, हम उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि डिज़ीज़ की इफेक्ट हो रही है, उसमें हम पॉलिटिकल एजेंडा ला रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि उसका क्योर कैसे करें, हम पॉलिटिकल पार्टी से साइड होकर इसका क्योर देखें। हम उस डिज़ीज़ के इफेक्ट्स के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं कि नहीं, अगर किसी ने रिज़ाइन देना है तो इस मुद्दे को लेके आएंगे, अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने तो इस मुद्दे को लेके आएंगे। मतलब जो उसे सज़ा दी गई है, आपके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे को जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी वो उनका जो भी जुडिशरी का फैसला होगा बिल्कुल सही होगा। मैंने तीनों से इसलिए सेम पूछा क्योंकि मुझे, चलो एक तो व्यूज़ तीनों के सेम लगे। बाकी मैं आपसे राहुल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, हमें लास्ट में ये बता दीजिए कि पंजाब का सीएम किसको देखना चाहते हो, चरणजीत सिंह चन्नी जी को या नवजोत सिंह जी सिद्धू को? क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये तो पंजाब की जनता से आप पूछिए, मेरे के बताने से कुछ नहीं होगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ना तो किसी फेस पे इलेक्शन लड़ेगी, ना तो किसी एक आदमी के बस पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी, और जो जनता की आवाज़ होगी, जो मुद्दे होंगे उनको हल किया जाएगा और उनके मुद्दों को आगे लाया जाएगा, उस पर इलेक्शन लड़ेगी। सीएम बनना इलेक्शंस के बाद, इलेक्ट होने के बाद की बात है। अभी तक मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू जान रही हूँ कि आपको क्या लगता है दोनों में से किसको बनना चाहिए? जनता को साइड पे रख दीजिए। कांग्रेस पार्टी में देखो हमेशा हाईकमांड सुप्रीम रही है। हाईकमांड जिसको बोलेगी हम उसके साथ हैं। हाईकमांड पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सीएम बनाया हुआ था, तो हम कैप्टन अमरिंदर जी के साथ थे। फिर अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है, तो वो अच्छे काम कर रहे हैं जनता के लिए, हम उनके साथ हैं। हमारे जो पीपीसीसी अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, हम पार्टी के कामों के लिए उनके साथ हैं। सो जो हाईकमांड सुप्रीम है, जो हाईकमांड कहेगी उनका फैसला निष्पक्ष है। कुछ बोलना चाह रहे थे ना? जी, बोलना यही चाहूँगा कि मेरा ये मत है कि अगर पंजाब में ये चाहते हैं कि अच्छा सीएम हो, आई थिंक किसी यूथ को मौका देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 25 एज है सीएम के लिए, तो अगर हमारे राहुल जी या कोई और है, अगर ये आते हैं आगे, तो बड़ी खुशी होगी हमें कि कांग्रेस में अगर अच्छे लोग जो आगे आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ उठ के इतना अच्छा पढ़ के यहाँ से देश को, हमारे इस पंजाब को चलाएँगे। ये नहीं होना चाहिए इस पंजाब में कि एक किसी जाति मज़हब को लेके किसी को सीएम बनाना, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को खुश करने के लिए सीएम बनाना। ये सब चीज़ें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। वी आर इन 21st सेंचुरी, एंड आई थिंक जो लोग हैं वो बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें चाहिए एक ऐसा सीएम चाहिए जो लोगों की समस्या को सुने, उनको हल करे, और प्रॉपर तरीके से हल होना चाहिए। काफ़ी अच्छे लीडर हैं, और आई थिंक यूथ जो है आगे आना चाहिए हर पार्टी में। तो
ये थे हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल के वो नौजवान जिन्होंने आज जो है पंजाब के चर्चित मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें बताई, अपने अपने व्यूज़ बताए। और ऐसी ही जानकारी और जानने के लिए हमारे साथ जिंदाबाद चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं शाइना शर्मा, कैमरामैन दीप के साथ।